हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसका ग्राफ कैसे क्रिएट होता है, कैसे जनरेट होता है, उसके साथ साथ उसके ग्राफ में कुछ वैल्यूज़ को अगर चेंज कर देते हैं तो किस तरीके से उसका ग्राफ ट्रांसफॉर्म होता है, और हम यहाँ पे GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ भी इसके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। अगर आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देख लें, जिससे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसका कंसेप्ट तुमको काफ़ी अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो पाएगा। अब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे कोई भी वैल्यू है या x जो है, जो कि कोई भी एक वेरिएबल है, अगर उस पर हमें करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू। या अब ये जो फंक्शन हमारे पास बना है इस फंक्शन को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी वैल्यू x की यहाँ पे जो होगी उसके बाद फाइनली जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है वो एक्चुअली में इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, है ना। अब जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है 3.1, यहाँ पे x की वैल्यू है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, इंटीजर पार्ट तो इस पे 3 है और फ्रैक्शनल पार्ट है इसका 0.1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट जो है उस कैसे निकलेगा, अगर किसी भी वैल्यू में से उसका ये जो पार्ट है जिसको हम GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में हमको एक इंटीजर आउटपुट देती है, इस वैल्यू को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास केवल और केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। जैसे x की जगह पे यहाँ पे हमारे पास में 3.1 है, तो अब मेरे को क्या करना है, 3.1 में से माइनस कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.1। 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.1 माइनस 3, तो फाइनली हमारे पास बचेगा 0.1 जो कि इसका आंसर होगा, है ना। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं, जब वैल्यूज़ मेरे पास नेगेटिव होंगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम वापस से लिखेंगे इसको ऐसे ही, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे, कि सबसे पहले x की वैल्यू, फिर माइनस, फिर इस x की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू। अब हमें क्या पता है कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी -4। अब -4 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3.1 माइनस और -4, तो 4 हो गया प्लस का, और -3.1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.9 जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी x जो है वो पॉजिटिव में है तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है ना। बट अगर x नेगेटिव है, देखो यहाँ पे इसी बेसिस पे अगर मान लो हम देखेंगे 3.1 है, 3.1 में डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखा है, 0.1, है ना, 0.1 लिखा है, तो 0.1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। वहीं पे जब x नेगेटिव होगा तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब x नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू वो एक्चुअली हो जाएगी 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल, है ना। इस वैल्यू को ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे डेसिमल की बाद वाली वैल्यू क्या है, 0.1, वो भी माइनस में। अब 1 माइनस 0.1 कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 जो कि इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको देख के आइडिया लग रहा है कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होगी ही नहीं, 1 भी नहीं होगी, क्योंकि फ्रैक्शनल तो 0 से 0.999 तक ही जाएगा, 1 तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसमें x की जगह तो जो तुम्हारा मन करे डाल दो, है ना, कुछ भी वैल्यू डाली जा सकती है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका डोमेन या फिर जो इनपुट है वो एक रियल नंबर होगा, जो वैल्यू मन करे वो डाल दो। बट इसके आउटपुट की मैं बात करूँ, है ना, तो इसका आउटपुट हमेशा जो होगा वो 1 से, ये करली ब्रैकेट है ना, और यहाँ पे 1 से छोटा होगा, 0 हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में ही होगा। अच्छा, 0 कब होगा, जब अगर मान लो मेरे को कोई इंटीजर लेना हो, तो 3.00 है ये इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो 0 इस सिचुएशन में होगी। अब ऐसे ही अगर मान लो हमको इसका ग्राफ देखना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से और 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में मतलब 0 पॉइंट समथिंग है ना,
तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो 0 पॉइंट समथिंग में ही रहने वाली है, मतलब यहाँ से इस तरीके से चलेगी। लेकिन जब, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो x के बराबर ही होगी। बट जैसे ही जब x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, और 2 तक जाएगा, 1 आएगा, तो 1 पे इंटीजर है, इंटीजर पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0, तो यहाँ पे 0 होगी, तो 1 पे वैल्यू आएगी 0। तो इस वजह से यहाँ पे एक होलो सर्किल बनता है। होलो सर्किल का मतलब यहाँ पे हो गया कि x इक्वल टू 1 पे जो यहाँ पे वैल्यू है, इस लाइन में ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, नीचे अगर हमने ये डॉट बना दिया इसका मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x दे रखा है ना। अब 1 से 2 में चलोगे तो 1 से 2 में 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू जो है 1 को अगर मैं छोड़ दूँ तो वापस से वही 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग वाला सिचुएशन चलता जा रहा है ना। तो फिर से वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी, और 2 पे इसकी वैल्यू 1 तो कभी आती नहीं है, 0 से 1 के बीच में रहेगी, और 2 पे फिर से 0 हो जाएगी, है ना, और 0 पे तो 0 रहेगी रहेगी। इसी तरीके से इसका ग्राफ जो है आगे एक्सटेंड होता जाएगा, 3 पे फिर 0 हो जाएगी, और 4 पे इंक्लूडेड नहीं रहेगी, और 4 पे वैल्यू फिर 0 होगी, और ये ऐसे चलता रहेगा। वैसे ही सेम चीज़ इधर भी होगा कि -1 पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे होलो सर्किल आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे होलो सर्किल आ जाएगा, और यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे होलो सर्किल आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे होलो सर्किल। इस तरीके से इसका ग्राफ बनते हुए चले जाता है, जिसमें हमने अभी देखा भी कि इसकी रेंज जो है या आउटपुट जो है 0 से 1 के बीच में ही रहेगा हमेशा, जिसमें 1 इंक्लूडेड है ही नहीं, ऊपर कभी 1 वैल्यू इसकी आएगी नहीं, 0 आ सकती है और 0 से 1 के बीच के अंदर ही रहने वाली है। अब देखो हम यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में बात करें कि जब f(x) फंक्शन जो है वो हमारा होगा x प्लस a का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस b, ये दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से डैशमोस में लिखते हैं हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, और यहाँ पे ये चीज़ मान लो कि यहाँ पे होलो सर्किल है ऊपर सब में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ देख रहे हैं कि जैसे एक ही वैल्यू है, अगर मान लो मैं एक ही वैल्यू को चेंज करता हूँ, जैसे जैसे मैं एक ही वैल्यू को चेंज करते जाता हूँ, ग्राफ देखो ये शिफ्ट होते चले जाएगा। जैसे जैसे मैं एक ही वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे घटाऊँगा राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे नेगेटिव में भी अगर हम घटाते हुए चल रहे हैं तो ये राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर मान लो दूसरा कोफिशिएंट जो कि हमारा b है ना, उसको अगर मान लो मैं यहाँ पे घटाता बढ़ाता हूँ, जैसे कि अगर मान लो मैं राइट साइड में बढ़ा रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यूज़ में, तो अब ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे इसको घटाते जाऊँगा तो ग्राफ हमारा नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि जब a और b यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है, ये इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे तो ग्राफ अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होगा b की वैल्यू चेंज करने पे, और a की वैल्यू चेंज करने पर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में चेंज होगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके साथ में भी होती है, जैसे जैसे उसमें एक ही वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, घटाते जाओगे राइटवर्ड शिफ्ट होता चला हो जाएगा, और जैसे जैसे हम यहाँ पे इसमें b की वैल्यू को चेंज करेंगे तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, और जैसे जैसे इसको घटाएंगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से ही दोनों के ग्राफ में चेंजेस आते हैं अलग अलग वैल्यूज़ पे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखें कि अगर x के साथ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में x के साथ कोई भी एक i वैल्यू, i मतलब यहाँ पे इंटीजर को डिनोट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू अगर मान लो मैं इसके साथ ऐड करता हूँ तो उस इंटीजर वैल्यू को हम सीधा सीधा नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जो पहले से x था उसी का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 + 1.8 लिखा हो, तो 3 को सीधा इग्नोर करके मैं यहाँ पे 1.8 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि 0.8 आएगी। और इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इसको एक्चुअली में ऐसे लिख लो, 4.8 लिख लो, है ना, 4.8 हो गया ये। अब 4.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 0.8। अब 4 को हम कर देंगे यहाँ पे इग्नोर, जिस वजह से हमारे पास 0.8 के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू निकालनी रहेगी, जो कि फाइनली 0.8 हमारे पास आ जाएगी। ये तो रही पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात। अब नेगेटिव के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव में मान लो 5.2 के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछी है ना, तो यहाँ पे हम इसको फिर से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं -6 + 0.8।
अब देखो -6 है, ये इंटीजर ही तो है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब ये काफ़ी हेल्प करेगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ में जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और इंटीजर को नेगेटिव वाला ले लो, है ना। तो यहाँ पे -5.2 को मैं लिख सकता हूँ -6 + 0.8। अब -6 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इंटीजर है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8 का इंटीजर फंक्शन वैल्यू, जो कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू जो कि 0.8 हमारे पास में निकल के आ जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मान लो कोई भी एक x उसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का एडिशन उसी x के नेगेटिव काउंटर पार्ट के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ किया जाता है तो उसकी वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि जब x इंटीजर नहीं है, मान लो ये वाला केस है, जब x इंटीजर नहीं यानी कि 4.3 है, तो अब मेरे को 4.3 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है प्लस -4.3 की। अब देखो हमको क्या पता है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 0.3 लिख दूँ, है ना। प्लस इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं 1 - 0.3 कर दो, तो ये आ जाएगा 0.3 + 0.7। तो फाइनली हाँ आंसर जो है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1। और वही चीज़ ये कह रहा है कि हमेशा आंसर 1 होगा ऐसी सिचुएशन में। अब देखो लेकिन जब x इंटीजर होगा तो क्या होगा, तो x मान लो हम इंटीजर ले रहे हैं, नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो -4 ले लिया, तो -4 अगर लेंगे तो -4 इधर आ गया, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट अब +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया। तो -4, अब -4 जो है एक्चुअली में ये इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 चाहे प्लस में लिखो या माइनस में लिखो क्या ही फ़र्क पड़ता है, और दूसरी चीज़ भी 0 हो जाएगी, और 0 + 0 मतलब 0, तो ये हमेशा 0 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जब भी किसी x को उसके पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का सम किया जाता है तो वैल्यू 1 आती है जब x इंटीजर नहीं है, 0 आती है जब x इंटीजर है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर अगर लगा दिए जाए, बहुत सारे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस अगर एक फंक्शन के ऊपर लगा दिए जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले वाले का मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.35। अब इस पे फिर चाहे कितने भी लगा लो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, जो तुम्हारा मन करे, फाइनल आउटपुट तो यही रहेगा, इससे तो कम हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि जब एक बार हमने यहाँ पे इसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, जिसका मतलब जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई, तो ये तो आ गई ना, अब चाहे फिर इस पर कितना भी यहाँ पे दूसरा लगा दो तो क्या हो जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास में है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई x हमको दे रखा है, पहले उस पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दिया और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा देंगे किसी भी x पे, तो यहाँ से हमारे जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली में 0 से 1 के बीच में मिलेगी, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है ही नहीं। अब इस पे तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो इसके सबसे नियरेस्ट इंटीजर क्या है, वो तो 0 है, तो ये हमेशा ही 0 देगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, 3.01 है और इसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालूंगा 3.01 के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू, वो हमारे पास 0.01 हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, 0.01 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालनी, वो तो हमेशा 0 ही आएगी ना, क्योंकि इसका नियरेस्ट इंटीजर जो है वो 0 ही होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, मतलब कि ब्रैकेट को पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला लगा दें, उसके बाद में हम यहाँ पे लगा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो, जब भी किसी x पे, x जो है एक रियल नंबर है, जब भी उस x पे तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इंटीजर। इसीलिए देखो बेसिक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम्हारा बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर है तो इन सब में कोई टेंशन ही नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा, और हमें ये भी पता है कि किसी भी x पे जब वो x जो है इंटीजर है तो उस पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगाते हैं हम, तो आउटपुट हमेशा हमें 0 ही मिलता है। तो दोनों केसेस में हमारे पास फाइनल आउटपुट 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी जैसे 3.01 है, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3.01 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 और 3 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहीं पे देखो ऐसा भी घुमा सकता है, जैसे मान लो तुमसे पूछ ले y =
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 3, इसका ग्राफ बताइए। इसका ग्राफ मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसका ग्राफ क्या होगा। अब अगर जिनको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है या इस तरीके से नहीं सोचे तो वो तो हर वैल्यू को यहाँ पे डाल डाल के देखेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर क्लियर होगा तो काफ़ी आसानी से हम सोच सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये पोर्शन तो हमेशा जीरो है। अब ये हमेशा जीरो है तो एक्चुअली में y इक्वल टू 3 लिखा है। अब y इक्वल टू 3 की लाइन तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है ना। अब देखो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, जिसे मान लो यहाँ पे बोला है हमको कि ये दोनों दे रखे हैं, अब तुमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें बताने, है ना। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक तो बेसिक तरीका है ना। बेसिक तरीका क्या कहता है कि इन दोनों को सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसके बेसिस पे डिफाइन कर देंगे। दूसरा तरीका ग्राफिकल है ना। तो हम दोनों अप्रोच को देखेंगे। सबसे पहली अप्रोच हमारे पास क्या रहेगी कि हम यहाँ पे ये वाली देखते हैं कि x जो है यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बराबर है ना। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब तो मेरे पास अल्टीमेटली ये आ गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसको इधर ले जाओ तो x इक्वल टू आ गया 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ये कंडीशन कब इक्वल होगी, अब ये तो केवल और केवल जीरो पे ही इक्वल हो सकती है, और तो कभी सिचुएशन बनेगी नहीं। जब x इक्वल टू जीरो होगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जीरो आएगा और राइट साइड में भी हमारे पास जीरो आएगा। लेकिन और कोई सिचुएशन ले लो, 0.1 ले ले, 0.1 लिया तो यहाँ पे 0.1 आया, लेकिन यहाँ पे 0.1 से तो ये तो इंटीजर देगा तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो दोनों का भी बराबर नहीं होगा। अगर चलो चाहो तो 1 ले लो, है ना। x इक्वल टू अगर मान लो मैं 1 लेता हूँ, 1 लिया तो LHS में मेरे पास 1 है, लेकिन RHS में तो 2 आ गया, ये तो कभी बराबर ही नहीं है। कोई भी वैल्यू इसके अलावा, जीरो के अलावा किसी और वैल्यू पे कभी भी ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं होंगी। तो इस वजह से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है 1 हो जाएंगे और वो होगा x इक्वल टू 0 पे। अब इसी चीज़ को एक ग्राफ से देखते हैं, है ना। ग्राफ से हम इसको कैसे देख सकते हैं, ग्राफ से देखने के लिए हमको इसको दो अलग अलग फंक्शंस में मानना पड़ेगा। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। देखो जब भी ग्राफ से हम चीज़ें देखते हैं तो ग्राफ से चीज़ें देखने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि दो अलग अलग फंक्शंस, इन दोनों को मान लो इक्वल में, जो लेफ्ट में लिखा है राइट में लिखा है, और दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शंस होंगे वही एक्चुअली में इसके सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो अब देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, है ना। इसका ग्राफ जो है वो हमने ब्लू वाली लाइन से डिनोट कर दिया। यहाँ पे होलो सर्किल जो है वो यही बता रहा है कि वैल्यूज इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है। और दूसरा अपन ले लेते हैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। दोनों अलग अलग ग्राफ है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये वाला ग्राफ, ये एक्चुअली में हमको यहाँ पे बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ग्राफ को, और ये वाला जो ग्राफ है ये हमको बता रहा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाले ग्राफ को। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मान लो एक चीज़ हम देखें तो जीरो जो है इसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले में यहाँ पे है 1, यहाँ पे है और वहाँ पे भी नहीं है ना, और यहाँ पे भी इंक्लूडेड है 1। इस तरीके से चलता जा रहा है। ये वाली वैल्यूज़ तो इंक्लूडेड ही हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे ही दूसरे वाले में ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे एक देखो कॉमन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूँ जैसे x इक्वल टू 1 पे अगर मान लो हम देखते हैं तो रेड वाले में तो है ही नहीं वो पॉइंट, केवल ब्लू वाले में है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही इधर देखोगे इधर भी नहीं होगा, दोनों में होलो सर्किल। अब यहाँ पे देखोगे तो केवल रेड वाले में है, ब्लू वाला तो है ही नहीं, वहाँ तो होलो सर्किल बना हुआ है, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे एक रेड वाला डॉट भी हमारे पास में है और ब्लू वाला डॉट भी है, तो इस वजह से x इक्वल टू 0 पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन होगा और यही केवल अकेला इसका सॉल्यूशन होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो हो जाएंगे 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है, अब यहाँ पे भी वापस से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को फाइंड आउट करने। अब इसका भी दो ही तरीका है, जैसे एक तो न्यूमेरिकल मेथड है ना, जो बेसिक तरीका है। अब बेसिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लगाओ इसको, तो हमारे पास है 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये दे रखा है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो एक्चुअली में ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस। तो इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 4 इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस। तो ये आ गया 4x माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू एक्स प्लस दिस। इसको है ना, अब देखो ऐसे करो, x को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमारे पास में निकल के आएगा। अच्छा एक्चुअली में ये 5 नहीं होगा है ना, लेफ्ट में ये तो माइनस हो जाएगा ना यार, 1 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 3x। तो अभी मेरे पास क्या आया है, यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू 5/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाए, इसको चाहो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लो कि ये आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल के ही हम इसके आंसर निकाल सकते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सबसे पहला और बेसिक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है ना। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे इसका आउटपुट, ये जो वैल्यू है इसका आउटपुट इंटीजर कब आएगा, इंटीजर जो है वो तब आएगा जब x 5 का मल्टीपल होगा, वो वाले केस देख लेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ देखो कि ये 1 कब आ रहा है, ये पूरे की वैल्यू 1 जब आई, जब x की वैल्यू 5/3 होगी। जब x इक्वल टू 5/3 होगा मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1 पॉइंट समथिंग हो, तो ये पूरे की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आई, 5/3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगी। और वैसे ही लेफ्ट में देखोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग है 5/3, x की जगह पे तो वही तो डाला है 5/3, उसको अगर तुम डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ये आउटपुट हमको 1 देगा, तो 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 5/3 हमारा दूसरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो जैसे कि 5 का मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं ना, मान लो 5 ही मैं यहाँ पे लेता हूँ, 5 अगर मैं यहाँ पे लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 3 बचेगा, लेकिन लेफ्ट में तो 5 है, कोई भी इंटीजर लोगे वो इंटीजर तो लेफ्ट में आ ही जाएगा, तो इस वजह से और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास बचेगी ही नहीं। तो केवल 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5/3। अब देखो ये इस टाइप का कंसेप्ट जो है इसमें बेसिकली वैल्यूज़ डाल के ही सॉल्व करना है, इसीलिए ग्राफ वाला जो मेथड है वो काफ़ी ईजी पड़ जाता है। अब ग्राफ वाले मेथड में भी देखो पूरे का ग्राफ हमको इसका नहीं बनाना है, हमको यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया ना ये वाला पोर्शन, इसी पोर्शन को कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास पोर्शन क्या है कि x इक्वल टू 5/3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये है। या फिर इसको थोड़ा सा जैसे दूसरे तरीके से लिखा था कि 3/5 है ना, ये आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स। अब मेरे पास 2 है, पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ कर देता हूँ। पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ मैं फर्स्ट वाला मान लेता हूँ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, हो गया। दूसरा ग्राफ में किसको मान लेता हूँ, दूसरा ग्राफ में y इज इक्वल टू 3/5x। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो सीधी चली गई है ना, इसमें तो सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। अब ये लाइन इस ऊपर वाले फर्स्ट वाले ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करिए, वही इसके सॉल्यूशन होंगे। अब देखो यहाँ पे c नहीं है प्लस में, ये है ही नहीं ना, जिसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है तो 0 तो दोनों में है, तो 0 तो एक सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कहीं पे कट नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट को भी हम इसका सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। अब ये पॉइंट कौन सा है उसको देख लो, है ना, तो ये पॉइंट मतलब यहाँ पे देखोगे अगर कि y की वैल्यू 1 आ रही है रेड वाली लाइन में, रेड वाली लाइन में y इक्वल टू 1 मतलब 3/5 ये, तो x इक्वल टू आ गया 5/3, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो दोनों सॉल्यूशन इसके हमारे पास में हो गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो हो जाएंगे 2। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।